सभी को नमस्कार। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री यूनिट नंबर 5 के लेक्चर नंबर 4 में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं अजय ओझा आपको पढ़ा रहा था और पिछले क्लास में हमने बात करी थी कि मृदा पीएच में आपके दो कारक हमने पढ़े थे, एक तो अम्ल उत्पादक कारक और एक क्षार उत्पादक कारक। दोनों को अच्छे से पढ़ लिया। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मृदा पीएच को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, एक सेकंड इसको बता देता हूं मैं आपको हेडिंग को। देखो ये रही आपकी हेडिंग, मृदा पीएच को प्रभावित करने वाले कारक। और यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जा चुका है भाई आपके एग्जाम में। आरबीएससी आपको यहां से क्वेश्चन पूछ चुका है कि मृदा को पीएच को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों को बताइए। तो दो कारक आपसे पूछे, हो सकता है इस बार पूरा 2 नंबर में आपको पूरा क्वेश्चन दे दे कि मृदा पीएच को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक हैं उनको क्या कीजिए, वर्णित कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है भाई, ध्यान देना। ठीक है, देखो पहला कारक, मृदा पीएच को अनेक कारक प्रभावित करते हैं, जिनमें से पहला कारक है आपका पैतृक पदार्थ। ठीक है, पैतृक पदार्थ, यथा राजा तथा प्रजा। जैसा आपका राजा होगा वैसी आपकी प्रजा होगी। कहने का मतलब जैसे आपकी जनकीय पीढ़ी होगी वैसी आपकी संतति पीढ़ी होगी। जो लक्षण आपके माता पिता में जो गुण है वही गुण आप में आएंगे, क्योंकि बच्चा पहले कहां से सीखता है, परिवार से सीखता है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब जैसे पैतृक गुण है वैसे ही आपके संतति गुण होंगे, यानी जिनसे मिट्टी का निर्माण हुआ है वही गुण किसके अंदर आएंगे, मिट्टी के अंदर आएंगे। अब अगर क्षारीय चट्टानों से अगर मृदा का निर्माण हुआ है तो मृदा कैसी होगी, क्षारीय होगी, सीधी सीधी बात है। और अगर अम्लीय चट्टानों से मृदा का निर्माण हुआ है तो मृदा भी कैसी होगी, अम्लीय होगी। तो ये कहानी होगी आपकी किसकी, पैतृक पदार्थ की। एक बार पैराग्राफ को भी पूरा पढ़ लो। देखो, क्षारीय चट्टानों से निर्मित मृदाओं का पीएच अम्लीय चट्टानों से बनी मृदा की अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि हमको पता है कि अगर ये देखो ये पूरे चैप्टर में आपको ये चीजें आएंगी ही, तो इसको आप माइंड में क्लियर रखो। अगर अम्लीय गुण बढ़ेंगे, अगर अम्लीय गुण बढ़ेंगे तो सीधा सीधा समझ जाना पीएच के मान कैसे होंगे, कम होंगे। ठीक है, अम्लता बढ़ेगी, पीएच के मान होंगे कम। दूसरी अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर क्षारीय गुण बढ़ेंगे, अगर क्षारीय गुण बढ़ेंगे तो सीधी सीधी बात समझ जाना कि जहां भी क्षारीय गुण आपके बढ़ रहे हैं वहां पीएच के मान भी कैसे होंगे, बढ़ेंगे। यानी क्षारीय गुण तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पीएच के और अम्लीय गुण इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पीएच के। अम्लीय गुण बढ़ेंगे तो पीएच के मान कम हो जाएंगे। समझ गए? तो अगर मिट्टी आपकी क्षारीय चट्टानों से बन रही है तो उसमें क्षारीय गुण होंगे, और क्षारीय गुण होंगे तो उसके पीएच के मान ज्यादा होंगे। और अगर आपकी मिट्टी अम्लीय चट्टानों से बन रही है, अम्लीय चट्टान जैसे आपकी ग्रेनाइट से बन रही है, तो जाहिर सी बात है अम्लीय गुण बढ़ने पर पीएच के मान कैसे होंगे, कम होंगे। समझ गए बात को? पहले पैराग्राफ को। दूसरे की बात करते हैं, देखना भाई। दूसरी बात करते हैं अवक्षेपण की। ठीक है, देखो इसको भी, इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। हाँ, अवक्षेपण। ठीक है, प्रेसिपिटेशन। अवक्षेपण क्या है समझो पहले। वर्षा के जल से क्षारीय तत्व जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम निक्षालित हो जाते हैं तथा इनके स्थान पर अम्लीय तत्व एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन, मैग्नीज आ जाते हैं, जिससे मृदा का पीएच कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है ना। यहां पर प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है, घुलकर इन आयनों का पेंदे में बैठ जाना। कौन से आयन? क्षारीय आयन। क्षारीय आयन कौन कौन से हो गए आपके, जैसे बता रखा है, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। तो ये क्या करते हैं, बरसात के जल के साथ, बरसात के पानी के साथ घुल घुल कर कहां आ जाते हैं, मृदा की निचली परतों में आ जाते हैं। यानी जो इनका जमाव है वो ऊपरी स्तर से कहां हो चुका है, अब निचली स्तरों में। ये रिस रिस कर, बह बह कर, घुल घुल कर कहां आ चुके हैं, नीचे आ चुके हैं। ठीक है ना। अब यहां पर क्या होगा कि जब आपके क्षारीय आयन नीचे आ जाएंगे तो ऊपरी आयनों में किन आयनों की अधिकता हो जाएगी, ऊपरी मृदा में किन आयनों की अधिकता हो जाएगी भाई, एल्यूमिनियम आयन की अधिकता हो गई, एल्यूमिनियम Al3+ की आयन की अधिकता हो गई, H+ आयन की अधिकता हो गई। ठीक है, मैग्नीज आयन की अधिकता हो गई। और ये सारे जो आयन है ये क्या पैदा करते हैं, अम्लीयता पैदा करते हैं। तो कहने का मतलब इन आयनों की अधिकता होने से मृदा के अंदर क्या पैदा हो जाते हैं भाई, अम्लीय गुण पैदा हो जाते हैं। और मृदा के पीएच मान कैसे हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, क्योंकि अम्लीय गुण बढ़ेंगे तो पीएच के मान कैसे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, ये तीनों आयन कैसे हैं आपके, अम्लीय हैं। देखो मैं आपको नीचे और आगे जब आप पढ़ोगे तो ये टेबल में भी आपको दिखाऊंगा। देखो ये सारे जो आयन आपको दे रखे हैं ना, ये अम्लीयता आयन, अम्लीय पैदा करने वाले आयन, जैसे आपका आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, जिंक हो गया, सारे। ठीक है ना। और ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये जो आयन आपके इधर आ रहे हैं कैसे हैं भाई, आपके या तो उदासीन रहेंगे या ये क्या होंगे, क्षारीय गुण पैदा करेंगे। समझ के बात को? देखो आगे चलते हैं। दूसरा कारक हो गया आपका, अच्छे से समझ में आ गया। तो क्या हुआ था, क्षारीय गुण, क्षारीय जो आयन थे घुलकर नीचे आ रहे थे, तो ऊपरी आयन में अम्लीय कारक बच गए तो मिट्टी को अम्लीय बनाएंगे, पीएच के मान कैसे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है। तीसरा कैरेक्टर देखो, तीसरा कारक,
तीसरा कारक है आपका कार्बनिक पदार्थों का विघटन। ठीक है, अब आप देखो कार्बनिक पदार्थों के विघटन से कार्बनिक अम्ल और CO2 तथा जल का उत्पादन होता है। कार्बनिक अम्ल कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट से रिएक्शन करके बाइकार्बोनेट बनाते हैं। एक सेकेंड, इस पैराग्राफ को थोड़ा ऊपर कर देता हूं, अच्छे से आपको दिख जाएगा। क्या लिखा कि कार्बनिक अम्ल कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट से क्रिया करके बाइकार्बोनेट बनाते हैं, जो जल में विलय होने के कारण निक्षालित हो जाते हैं। फलस्वरूप मृदा में अधिक अम्लता हो जाती है। समझना भाई, पूरे पॉइंट को समझना अच्छे से। देखो हुआ क्या, देखो यहां पहले मैं ले लेता हूं आपका कि आपको सीधा सीधा अभी बताया था मैंने, एक बार दोबारा से बता देता हूं, प्रीवियस क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं। CO2 और जल, जब ये कार्बनिक पदार्थों का विघटन होता है तो CO2 गैस रिलीज होती है और वो किससे, जल से अभिक्रिया करके क्या बनाती है भाई, कार्बनिक अम्ल बनाती है। कार्बनिक अम्ल का सूत्र क्या है, H2CO3, कार्बनिक अम्ल बन गया। अब ये कार्बनिक अम्ल क्या करेगा, कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा, चाहे आपका वो सोडियम कार्बोनेट हो, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो। सपोज इसने रिएक्शन कर ली किससे, सोडियम कार्बोनेट से, तो इसकी रिएक्शन को देखो मैं दोबारा लिख देता हूं आपके लिए। ये रहा आपका कार्बनिक अम्ल H2CO3 और इसने रिएक्शन किससे कर ली, सोडियम कार्बोनेट से। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा, Na2CO3। ठीक है, तो दोनों ने रिएक्शन करके क्या बनाया, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हो। फॉर्मूला क्या हुआ इसका, NaHCO3। और इसके कितने अणु बनाए भाई, 2 अणु बनाए। ठीक है, अब ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये क्या है, जल में विलेयशील है, यानी पानी में ये घुल जाता है। तो पानी में घुल गया तो घुलकर इसका कहां हो जाएगा भाई, निक्षालन हो जाएगा। घुलकर इसकी क्या हो जाएगी, लीचिंग हो जाएगी, यानी ये घुलकर कहां पहुंच जाएगा, मिट्टी की निचली सतहों में। ठीक है, मृदा की निचली सतहों में। ठीक है, तो निचली सतहों में इस तरीके से पहुंच जाएगा। ठीक है, घुल घुलकर रिस कर कहां आ जाएगा भाई, मृदा की निचली परतों में आ जाएगा। तो अब ये जब आयन घुलकर आपका नीचे पहुंच गया, जितने भी क्षारीय आयन थे घुल घुलकर नीचे पहुंच गए, तो मुझे बताओ ऊपर की मिट्टी कैसी हो जाएगी भाई, सीधी सीधी बात है, ऊपर की मिट्टी कैसी हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी, यानी अम्लता के मान बढ़ जाएंगे ऊपरी मृदा में, और अम्लता के मान बढ़ जाएंगे तो पीएच के मान कैसे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। समझ गए बात को, यही बात आपको पूरे पैराग्राफ में इसने बताई है। ठीक है, समझ गए, आगे चलें। आगे है आपका चौथा पॉइंट, और चौथे पॉइंट में क्या दे रखा है, मूल वनस्पति। ठीक है, मूल वनस्पति। अब देखो मूल वनस्पति में क्या लिख रखा है कि जंगली वनस्पतियों के अंतर्गत निर्मित मृदा, जो जंगल में जो आपकी मिट्टी बनती है, जो जंगली वनस्पतियों के अंतर्गत जो निर्मित मृदा है, घासों पर निर्मित मृदा की अपेक्षा अधिक अम्लीय होती है। यानी जंगलों में जो आपकी मिट्टी पाई जाएगी वो आपकी अधिक अम्लीय होगी, और आपकी मैदानी सतहों में जो आपकी घास मिलेगी, वहां पर जो आपकी मिट्टी मिलेगी वो कैसी होगी, आपकी अम्लीय नहीं होगी, या तो वो उदासीन होगी। ठीक है, समझ गए। तो इसका मतलब क्या है कि जंगलों में आपको पता है कि बरसात की मात्रा वहां पर अधिक होगी। भाई जंगल अगर अच्छा बच्चा हरा भरा है, जैसे अफ्रीका के जंगल है, तो खूब बढ़िया से पानी बरसता है, और पानी बरसता है तो सीधी सीधी बात है, क्षार घुलकर नीचे जाएंगे, ऊपरी मृदा कैसी हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। तो सीधी सीधी बात, एक ही बात माइंड में याद रखोगे कि जंगल में जो आपकी जंगली मृदा में जो आपकी, या जंगलों में जो निर्मित घास है वहां पर जो मृदा है वो आपकी अम्लीय होगी, और जब आपके मैदानी भाग है, मैदानी भागों की जो घासें हैं वहां पर जो मृदा पाई जाएगी, जो वहां पर मृदा निर्मित होगी वो कैसी होगी, आपकी उदासीन होगी। ठीक है, समझ गए बात को। और आगे की एक और बात लिख रखी है कि शंकुधारी पौधे चौड़े पत्तियों वाले पौधों की तुलना में अधिक अम्लता पैदा करते हैं। शंकुधारी, जहां पर बर्फ पड़ती है वहां पर इसी तरीके तो होते हैं भाई शंकुधारी। ठीक है, इस तरीके के पेड़ पौधे होते हैं वहां पर शंकुधारी पौधे। ठीक है, तो जहां पर आपके शंकुधारी पौधे हैं वो आपके मृदा को अधिक अम्लीय बनाएंगे एज कंपेयर टू चौड़ी चौड़ी पत्तियों वाले पेड़ पौधों की तुलना में। समझ गए। तो ये मूल जो वनस्पति है ये भी आप अच्छे से इसको याद रखोगे। आगे चलते हैं भाई चौथे कारक, पांचवें कारक की तरफ, और पांचवा कारक है फसल की प्रकृति, फसल का नेचर। नेचर कैसा है भाई पेड़ पौधों का जो आप उगा रहे हो, उस पर भी आपकी मृदा की अम्लीय, क्षारीयता और उदासीन गुणों के मान जो है वो निर्भर करते हैं। समझना, घास वाली फसलें मृदा पीएच को प्रभावित नहीं करती हैं, बहुत कम मात्रा में करती हैं, ना के बराबर, जबकि दलहनी फसलें मृदा पीएच को कम करने में सक्षम होती हैं। यानी दलहनी फसलें क्या करती हैं, मृदा में अम्लीयता पैदा करती हैं। भाई पीएच मान कम हो रहा है तो सीधी सीधी बात है कि मृदा के अंदर अम्लीयता पैदा कर रही है। कौन सी फसलें, दलहनी फसलें। क्यों हुआ अब ऐसा, देखो आपने पढ़ा है क्या एक चीज, नाइट्रोजन स्थिरीकरण पढ़ा है ना ये कैरेक्टर आपने, और आपने पढ़ा है कि दलहनी पादपों में जो लेग्यूमिनेसी कुल के पादप है वहां पर आपके ग्रंथियां बन जाती हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है वहां पर, और नाइट्रोजन के स्थिरीकरण प्रोसेस में क्या बनता है, पेड़ पौधे अपने पोषण के लिए क्या करते हैं, मृदा से जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसका तो उपयोग करते नहीं है, नाइट्रेट में उसको कन्वर्ट करते हैं। कौन से, लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों में जो जीवाणु आते हैं आपके, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, नीलहरित शैवाल वगैरह, साइनोबैक्टीरिया वगैरह हो गए। ठीक है, पढ़ रखा है जनरली हमने। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, आपके ये जो कारक हैं दलहनी
विशेषतः जो दलहनी पौधे हैं उनमें ही पाया जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले कारक, तो जिसकी वजह से क्या होती है, मृदा अम्लीय होती है। तो अम्लीय होने के कारण हम कह सकते हैं कि दलहनी पौधे अम्लीय बनाएंगे, जबकि घास वाली मृदाएं कोई भी डिफेक्ट यहाँ पर आपका नहीं करेंगी, ना ही मृदा को उदासीन बनाएंगी, ना ही मृदा को क्षारीय बनाएंगी। समझ गए इस बात को? ठीक है, अगले कैरेक्टर पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो है मृदा की गहराई। ठीक है, समझना भाई मृदा की गहराई को। अब आपकी मिट्टी जितनी ज्यादा गहरी होगी, ठीक है, तो गहरी होने के साथ साथ दो कैरेक्टर आपको समझने हैं कि आपकी मिट्टी है वो दो आपकी जगह हो सकती है, एक तो शुष्क या अर्ध शुष्क प्रदेशों में, दूसरी आपकी आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में। आर्द्र जलवायु का मतलब जहां पर बरसात ज्यादा होती है। तो जहां पर शुष्क मृदा है आपकी वहां पर बरसात कम है, तो यहां की ऊपरी मिट्टी में तो क्षारीय आयनों की अधिकता है, और निचली सतहों में जाओगे तो अम्लीय आयनों की अधिकता होगी, क्योंकि ऊपर तो क्षार हैं तो नीचे आपके अम्ल मिलेंगे। और आर्द्र जलवायु में जाओगे तो आपके क्षार घुल घुल के कहां आ चुके हैं, नीचे। तो ऊपरी मृदा तो यहां पर कैसी होगी, अम्लीय, और निचली मृदा यहां पर कैसी होगी, क्षारीय। तो अगर मैं आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्र में खुदाई करूंगा तो जैसे जैसे नीचे की तरफ बढ़ूंगा मुझे क्षारीय आयन मिलते जाएंगे। तो क्षारीय आयन मिलेंगे तो मैं कहूंगा कि पीएच के मान कैसे हो जाएंगे भाई, बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जा रहा हूं वैसे वैसे क्षारीय आयन मिल रहे हैं, क्षारीय आयन में बढ़ोतरी हो रही है, तो पीएच के मान बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर शुष्क जलवायु वाली मृदा में अगर खुदाई करेंगे तो आपको पता है कि ऊपरी मृदा में है सारे क्षारीय गुण। ठीक है, क्योंकि ऊपरी मृदा में क्षारीय आयन ज्यादा है, तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो क्षारीय आयनों की मात्रा कम होगी, और क्षारीय आयनों की मात्रा कम होगी तो पीएच के मान भी आप कैसे कह दोगे, कम होंगे। तो शुष्क मृदा में खुदाई करने पर नीचे पीएच के मान कम होंगे, लेकिन क्षारीय मृदा में आर्द्र जलवायु वाली मृदा में अगर आप निचली सतहों में जाओगे तो पीएच के मान बढ़ जाएंगे। समझ गए? तो यही बात यहां पर इसने कह रखी है। एक बार इस पैराग्राफ को भी देख लो आप अच्छे से, पढ़ना, देखो इस एक बार पढ़ लो इसको। यही लिख रखा है भाई इन्होंने कि शुष्क क्षेत्रों के अतिरिक्त मृदा अम्लता मृदा की गहराई के साथ साथ बढ़ती है। ठीक है, कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां निचली सतह का पीएच पृष्ठ सतह की अपेक्षा अधिक होता है, और ऐसे क्षेत्र कहां होंगे, आर्द्र जलवायु वाले में। ठीक है, अगला देखो, अगला है नाइट्रोजन उर्वरक। ठीक है, देखो नाइट्रोजन उर्वरक जैसे आपका हो गया यूरिया, तो ये क्या करते हैं, मृदा में अम्लीयता पैदा करते हैं भाई। अब अम्लीयता कैसे पैदा करते हैं ये चीज मैं आपको बताऊंगा आगे के चैप्टर में। अभी इतना सा समझो कि जो आपके नाइट्रोजन उर्वरक है वो मिट्टी के अंदर क्या पैदा करेंगे, अम्लीयता पैदा करेंगे, और अम्लीयता पैदा करेंगे तो सीधी सीधी बात है पीएच के मान कैसे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखो, अगला जो आपका पॉइंट है वो कौन सा है, जलमग्नता। ठीक है, जल ही जल है चारों तरफ। तो आपको पता है कि अगर पानी ज्यादा होगा तो पानी ज्यादा होने पर आपको पता है क्षार घुल घुल कर कहां पहुंच जाएंगे, नीचे पहुंच जाएंगे। जितने क्षारीय आयन है वो नीचे आ जाएंगे, और जब क्षारीय आयन आपके नीचे आ जाएंगे तो आपकी मृदा कैसी हो जाएगी, ऊपरी मृदा आपकी हो जाएगी अम्लीय, और अम्लीय मृदा हो जाने पर आपके पीएच मान कैसे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, देखो इसी चीज को, सामान्यतः जलमग्नता के कारण अम्लीय मृदाओं का पीएच बढ़ जाता है और क्षारीय मृदाओं का पीएच मान कैसा हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि क्षारीय मृदा में सारे क्षार घुल घुल कर नीचे पहुंच गए, तो क्षारीय मृदाओं का तो पीएच आपका कैसा हो जाएगा, घट जाएगा, लेकिन अम्लीय मृदाओं का पीएच मान आपका कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ गए भी बात को? सारे पॉइंट क्लियर हो गए? तो 6 पॉइंटों का एक बार नाम दोबारा से देख लो। पहला हो गया आपका कौन सा, पैतृक पदार्थ। दूसरा पॉइंट याद रखोगे अवक्षेपण। तीसरा हो गया आपका कार्बनिक पदार्थों का विघटन। चौथा हो गया आपका मूल वनस्पति। पांचवा हुआ आपकी फसल की प्रकृति, और छठवां हो गया आपका मृदा की गहराई। सातवां हुआ आपका नाइट्रोजन उर्वरक, और आठवां हुआ आपका कौन सा, जलमग्नता। तो आपको कितने कारक पड़ गए भाई, चारों चार मिला के हो गए 8 कारक। ठीक है, तो इन 8 कारकों को अच्छे से पढ़ोगे। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन चुका है, आगे भी बन सकता है। ठीक है, इनमें से कोई एक पॉइंट भी उठा के आपसे पूछ ले कि भाई बताओ फसल की प्रकृति किस तरीके से मृदा पीएच को प्रभावित करेगी, या जलमग्नता का मृदा पीएच पर क्या प्रभाव है। इस तरीके से एक एक पॉइंट को उठा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।